के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है। पहला चरण 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल पहले चरण में चुनाव होंगे। 7 चरणों में से दूसरा चरण, जिसमें कुल 30 राज्य हैं, 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 89 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगी। तीसरा चरण है 7 मई को। कुल 94 सीटों पर इसमें वोट पड़ने हैं पूरे देश में। चौथा चरण 13 मई को, जिसमें देश भर की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवा चरण 20 मई को, कुल 49 सीटों के ऊपर वोट पड़ेंगे। छठवां चरण 25 मई को, कुल 57 सीटों के ऊपर देश भर में वोट पड़ेंगे। सातवां चरण 1 जून को 57 सीटों पर ही वोट पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, जबकि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो एक एक करके चरण देखें। 7वां चरण 1 जून, कुल 57 सीटों पर देश में वोट पड़ेंगे और 4 जून को पता चलेगा देश में अगली सरकार कौन सी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होनी है। तो चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को भी आप लगातार लाइव सुन रहे थे। 7 चरणों में देश का चुनाव हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग। दूसरा चरण 30 राज्यों में 26 अप्रैल को वोटिंग, कुल 89 सीटों पर। तीसरा चरण 7 मई को, कुल 94 सीटों पर वोटिंग। चौथा चरण 13 मई को, कुल 96 सीटों पर वोटिंग। पांचवा चरण 20 मई को, कुल 49 सीटों पर वोटिंग। छठवां चरण 25 मई को, 57 सीटों पर वोटिंग। और अंतिम 7वां चरण 1 जून को, कुल 57 सीटों पर वोटिंग। ये पूरा चुनावी कार्यक्रम आपके टीवी स्क्रीन पर। 543 कुल सीटें, नतीजे 4 जून को आने हैं। यह आप देखें, पहले से लेके 7वें चरण तक वोटिंग की तारीख और कुल सीटें, ये दोनों आप एक साथ देख पा रहे हैं। कब कब वोटिंग है नोट कर लें। पहला चरण 19 अप्रैल 102 सीट पर वोट पड़ेंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल 89 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरा चरण 7 मई 94 सीटों पर वोट पड़ेंगे। चौथा चरण 13 मई 96 सीटों पर वोटिंग। 20 मई 49 सीटों पर वोटिंग पांचवें चरण के तहत। छठवें चरण में 25 मई को वोट पड़ेंगे, कुल 57 सीटों पर। और 7वें अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग 57 सीटों के ऊपर। सभी सीटों के नतीजे, 543 सीटों के नतीजे 4 जून को आएंगे। देश के नतीजे एक साथ 4 जून को पता चलेंगे। तो 7 चरणों में पिछली बार की तरह ही अब की बार का भी चुनावी कार्यक्रम तकरीबन। मतगणना यानी काउंटिंग का दिन, नतीजों का दिन है 4 जून। देखें अब आप मध्य प्रदेश, इसकी भी वोटिंग देखें। पहला चरण 19 अप्रैल, ये मध्य प्रदेश की जो वोटिंग है 4 चरणों में होना है। तो 19 अप्रैल को वोटिंग होगी मध्य प्रदेश में। कुल 29 सीटें हैं। और 26 अप्रैल दूसरे चरण के तहत यहां मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोट पड़ने वाले हैं, कुल 29 सीटों में। और मध्य प्रदेश में चौथा चरण 13 मई को, यानी मध्य प्रदेश में पहले से चौथे चरण 19 अप्रैल से 13 मई तक वोटिंग होनी है। कुल 29 सीटें हैं, 4 चरणों में बांटी गई हैं। 19 अप्रैल पहले चरण से, पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को और चौथा चरण 13 मई को। सबके नतीजे एक साथ 4 जून को। ये मध्य प्रदेश में देखें आप, मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में 4 चरणों में वोट पड़ने हैं, पहले से शुरू करके चौथे चरण तक। ये मध्य प्रदेश में 4 चरणों में 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का पूरा प्लान है, तारीखों के साथ।
इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ में भी 3 चरणों में वोट पड़ने। लेकिन देखें पहले मध्य प्रदेश का प्लान। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी और इन 4 चरणों में पहला चरण है 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को और चौथा 13 मई को। नतीजे पूरे देश के एक साथ 543 सीटों के एक साथ 4 जून को। यह मध्य प्रदेश का प्लान है, चुनावी प्लान। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं कुल 11 सीटों पर। तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोट पड़ेंगे और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 4 जून को आएंगे। ये फिलहाल आप मध्य प्रदेश का प्लान देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा चुनाव प्लान आ चुका है, तारीखें आ चुकी हैं। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक वोटिंग होनी है, 4 जून को नतीजे आने हैं। 7 चरणों में वोटिंग करवाई जा रही है। 7 चरणों में वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे। यह पूरा प्लान आपके सामने। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में। पूरा प्लान आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होने वाली वोटिंग का तारीखों के मुताबिक प्लान। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोट पड़ने वाले हैं, उसका भी प्लान आपको दिखाएंगे। 3 चरणों में वोटिंग होनी है और फिलहाल 7 चरणों में सारे देश में चुनाव के बाद 4 जून का इंतजार रहेगा नतीजों को लेकर। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की कुल 11। और इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी साहब। नमस्कार सुंदरानी जी, स्वागत है आपका। और महेंद्र छाबड़ा जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। पहली प्रतिक्रियाएं आपकी चाहिए सुंदरानी साहब। 7 चरणों में वोटिंग है, छत्तीसगढ़ से आप दोनों जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोट पड़ने वाले हैं। कई सवाल उठे, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है और इस उत्सव का 5 साल इंतजार रहता है। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद से ही अगले चुनाव का इंतजार होता है। निश्चित रूप से सुखद दिन है आज। आचार संहिता भी अब लग गई और चुनाव की गिनती उल्टी शुरू हो गई आज से। और हम इस बात में संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 महीने में, वैसे तो 5 साल पूरा काम पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन इन 2 महीनों में जो चुनाव की तैयारियां लगती है वे सारी की तैयारी बूथ लेवल तक हमने कर ली है। 11 की 11 सीटें जीतने आपको, 3 चरणों में चुनाव होने हैं जी। तो अब उस मुताबिक आपके प्लान में कोई चेंज आएगा? पहले से दिमाग में था 3 चरणों में होंगे? बिल्कुल पहले से दिमाग में था कि कम से कम 3 चरणों में चुनाव होंगे और निश्चित रूप से उसी को लेकर हमने छाबड़ा साहब क्या तैयारी? हमारे 11 के 11 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं पिछले 15 दिन पहले। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया। और मुझे मैं जाता हूं कांग्रेस पार्टी पर भी। फिलहाल दर्शकों को आप दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर जो तारीखें आ रही वो अब छत्तीसगढ़ की आ रही हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोट होने हैं और उसका पूरा प्लान आप देख पा रहे हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण होना है पूरे देश भर में 26 अप्रैल को, तीसरा चरण होना है 7 मई को। तो छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों का प्लान है। पहले 3 चरणों में यानी 19 अप्रैल से 7 मई। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को होगा। ये 3 चरणों में वोट पड़ने छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में है और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में है। महेंद्र छाबड़ा साहब, 3 चरणों के लिए बीजेपी तैयार है, उनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। आपकी प्रतिक्रिया?
निश्चित रूप से 3 चरणों में चुनाव हैं, 19, 26 और 7 तारीख को। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे 6 प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है और जो 5 प्रत्याशियों की घोषणा वो सोमवार को हमारी सीईसी की बैठक है उसके बाद हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया गया है, सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और धरातल में काम हमारा चालू हो चुका है। चूंकि लोकसभा का चुनाव है और पूरे देश में चुनाव होता है, हर राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने राज्य में अपने चुनावी समर में शामिल रहते हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 3 माह में जो हमारे साथ में हुआ उसका बदला लेने के लिए इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से तैयार है। वक्त बड़ा कम बचा है। दूसरा, आपने खुद स्वीकार कर लिया कि पूरे देश में चुनाव है, आप स्वयं एक गठबंधन का अगुवाई कर रहे हैं, हिस्सा हैं उसका, और उन सारे गठबंधनों के बीच में भी बहुत सारे इश्यूज के बाद अब आपको लगता है तैयारी पूरी, क्योंकि बीजेपी ने अभी भी आपसे कहा कि आपके अभी तक कैंडिडेट तक फाइनल नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दोनों स्टेट में बीजेपी अपने सभी उम्मीदवार साफ कर चुकी। देखिए, चुनाव की तारीखों की घोषणा आज हुई है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 26 तारीख को जो है लगभग 8 या 9 सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण का 2 ही सीटों पर चुनाव होता है और दूसरे चरण का चुनाव का भी समय है और 5 सीटों की जो घोषणा की बात है वो बहुत जल्द हो जाएगी। हमारी बैठक का चालू है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 500 सीटों की घोषणा कर दी, उन्होंने भी चरणों में घोषणा की है। और ये तो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, उसमें चुनाव में किस तरीके से किन प्रत्याशियों को कब कैसे अंतिम रूप दिया जाता है वो उनकी बैठकों में अंतिम निर्णय होता है और वो बहुत जल्द हो जाएगा। उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, आप ये प्लान भी आ चुका है छाबड़ा साहब। 19 तारीख को केवल 1 सीट बस्तर में, 25 अप्रैल को 3 सीटें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव पर, और 7 मई को 7 सीटों पर। ये जो 3 चरण हैं इनका डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखें आप, 7 चरणों में जो चुनाव होने पूरे देश भर में, इसमें छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और 3 चरणों में कैसे सीटें विभक्त हैं या किन किन सीटों पर हो रहा है इसका भी डिटेल आपको IBC 24 दे रहा है। 19 अप्रैल को केवल इकलौती सीट पर वोट पड़ेंगे बस्तर में, ये पहले चरण के तहत होगा। 26 इसके बाद 25 अप्रैल को 26 अप्रैल को माफ कीजिएगा, ये जो 3 सीटें हैं 26 अप्रैल वाली, फिर 7 मई को देखें आप 7 सीटों पर वोट होने वाले हैं। और आप देखें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, ये 7 मई तीसरे चरण वाली हैं। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, ये देखें आप दूसरा चरण जो है 26 अप्रैल को है। हाँ। इसमें करेक्शन भी कर ले, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हैं। 19 अप्रैल को 1 सीट बस्तर है। दूसरा चरण जो है वो दरअसल 26 अप्रैल है। ये आप देखिएगा 26 अप्रैल है, 25 नहीं 26 अप्रैल। 3 सीटें हैं कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, और 7 मई को 7 सीटें हैं। 7 मई को तीसरा चरण है, 7 सीटें हैं इसमें, और ये 7 सीटें कौन सी हैं ये भी डिटेल आपको दिखा रहे हैं। 7 मई को पूरे देश की 94 सीटें, जिनमें छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं, इस पर भी वोट पड़ने वाले हैं। तो 19 अप्रैल को 1 सीट बस्तर की, 26 अप्रैल को 3 सीटें कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, ये दूसरा चरण हो गया, और तीसरा चरण 7 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ के आपको सीटों का डिटेल बता रहे हैं। इसमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ये 7 सीटें हैं जब तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोट पड़ेंगे छत्तीसगढ़ में। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर साथी भी जुड़ गए हैं अलग अलग इलाकों से। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोट पड़ने हैं और मध्य प्रदेश के 4 साथी इस वक्त हमें जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मालवा निमाड़ से रवि सिसोदिया हैं, मध्य से विवेक पटैया हैं, मध्य क्षेत्र से बुंदेलखंड से ब्रजेश पांडे और विंध्य से नवीन सिंह। नवीन सिंह से शुरुआत कर सकते हैं। नवीन, बताएं अपने क्षेत्र में वोटिंग का पूरा मैप जो दिखाया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, तारीखों के साथ, चरणों के साथ बताएं। देखिए पुनीत, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं कांग्रेस पार्टी ने, और विंध्य में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी भी जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं और 4 तारीख को नतीजे आने हैं। जाहिर है बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि पिछले चुनाव में जो नतीजे थे कम से कम वो नतीजे इस चुनाव में भी दोहराए जाएँ। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार 28 बीजेपी ने जीती थी। और विंध्य की अगर बात करें तो विंध्य में 4 लोकसभा सीटें हैं, चारों की चारों सीटें
बीजेपी ने जीती थी। हाल में ही पुनीत मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भी ये दावा करते हैं कि कम से कम विंध्य में कांग्रेस की सेहत ठीक नहीं है। 30 विधानसभा सीटों वाले विंध्य में 26 सीटें इस बार भी माफ़ कीजिएगा 24 सीटें बीजेपी ले गई है और 6 सीटें कांग्रेस के पास है। जाहिर है इन आंकड़ों के जरिए ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी विंध्य में कितनी कमज़ोर है। न सिर्फ 2023 के नतीजे बता रहे हैं बल्कि 2018 के नतीजों में भी कुछ ऐसा ही रहा है। 2018 में बीजेपी 26 सीटें जीती थी, तब कांग्रेस के पास सिर्फ 4 विधायक हुआ करते थे और 2023 के चुनाव में कांग्रेस के पास 6 विधायक, यानी 2 विधायक बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर विंध्य में बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन ने भी सारे इंतजाम कर रखे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने भी बताया मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को ये ज़रूर कांग्रेस दावा कर रही है कि पिछले बार के जो नतीजे हैं कम से कम वो नतीजे इस बार हम नहीं दोहराएंगे। 10 से 12 सीटें जीतेंगे, उसमें से 3-4 सीटें विंध्य की भी हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो विंध्य की 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। सीधी से कमलेश्वर पटेल को उतारा है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, CWC के मेंबर हैं। हालांकि ये चुनाव जो विधानसभा का रहा है पुनीत, वहाँ चुनाव में वो हारे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है और उन्हीं के सामने बीजेपी के एक बागी कैंडिडेट हुआ करते थे जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया है। और सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, कांग्रेस के विधायक हैं। और सतना से ही बीजेपी ने गणेश सिंह को टिकट दिया जो मौजूदा सांसद है। हालांकि इन दोनों का मुकाबला इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हुआ है, जहां सतना विधानसभा से गणेश सिंह को सिद्धार्थ कुशवाहा ने चुनाव हरा दिया था। तो इस बार पार्टी मान रही है कि सतना से जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को हराया है, तो कुछ ऐसा ही नतीजा लोकसभा चुनाव में भी आएगा। पार्टी को जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते आलाकमान को ये वादा भी किया एक तरीके से कि कम 12 से 14 सीटें मध्य प्रदेश में जीत के आएंगे। कमलनाथ भी ये कह चुके हैं कि इस बार 12 से 14 सीटें जीतनी है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता मान रहे हैं कि इस बार 12 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की 5-6 ऐसी सीटें हैं जहां फिलहाल कांग्रेस थोड़ी मजबूत है, लेकिन उनमें विंध्य की कोई भी लोकसभा सीट नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती का दावा कर रही है। फिर भी कांग्रेस चुनावी मैदान में है, तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार कुछ बेहतर परिणाम विंध्य क्षेत्र से निकल कर आएंगे। महाकौशल चलते हैं, विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे रिपोर्टर, हमारे साथी। विजेंद्र, पूरा प्लान आ चुका है चुनाव का, तारीखों के बावजूद कई सारे चेहरे अब तक डिक्लेयर नहीं किए कांग्रेस पार्टी ने। इंतजार है 2 से और 3 दिनों का, जब दावा है कि सारे नाम आ जाएंगे। बताया गया था कि आने वाले 2 दिनों में 18 तारीख के आसपास वो चेहरे लाए जाएंगे। क्या तैयारी महाकौशल की? जी हाँ, महाकौशल की तैयारी की बात अगर पुनीत की जाए तो आप जानते हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और जो इकलौती सीट जो एक बड़ी लहर में भी कांग्रेस ने बचा ली थी वो छिंदवाड़ा थी। छिंदवाड़ा में अगर सियासी इतिहास की बात करते हैं तो आज तक 17 लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और सिर्फ एक उपचुनाव 91 का हुआ था जिसमें बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराया था। अगर उस एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो लगातार कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा बना रहा आया है और मिशन 29 जो बीजेपी लेकर चल रही है, सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत का जो लक्ष्य बीजेपी ने साधा है उसका सबसे बड़ा रोड़ा हम कहें, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो महाकौशल में ही है। और ये दिलचस्प बात है कि जब सबसे कांटे की टक्कर वाला मुकाबला इस लोकसभा चुनाव में महाकौशल की सरजमी पर होने जा रहा है तो जो इलेक्शन प्रोग्राम जारी किया है भारत निर्वाचन आयोग में, उसमें महाकौशल की सभी 4 सीटों पर प्रथम चरण में ही चुनाव होगा। यानी जो चुनाव पहले चरण में है उसमें महाकौशल की 4 सीटें हैं, उसमें जबलपुर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है और मंडला है। तो यहाँ हम कहें कि कांटे की टक्कर इन 4 सीटों पर जो कि महाकौशल से आती हैं वो कांग्रेस और बीजेपी में होने की उम्मीद है। चूँकि न सिर्फ छिंदवाड़ा सीट की जब हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा में मैंने आपको जैसा बताया कि 91 में एक उपचुनाव छोड़कर बीजेपी वहाँ कभी नहीं चुनाव जीत पाई है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम मंडला सीट की बात करते हैं तो हालांकि बीते 7 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने सिर्फ एक चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद अभी जो मौजूदा सांसद थे केंद्रीय राज्य मंत्री हम फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो वो
विधानसभा का चुनाव निवास सीट से अपने ही गृह जिले की निवास सीट से हार गए थे। और अगर हम यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करते हैं, मंडला सीट की, तो मंडला लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और हालिया जो विधानसभा चुनाव का परिणाम था उसमें से 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी होल्ड कर रही है। तो एक तगड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं कि मंडला में भी देखने आएगा। इधर अगर हम जबलपुर और बालाघाट सीटों की बात करते हैं तो जबलपुर में तो सन 96 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को होल्ड कर रही है। बीजेपी का गढ़ महाकौशल का मुख्यालय ये जबलपुर माना जाता है। यहाँ पर आशीष दुबे को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। मल्टीपल इक्वेशन साधने की बात आई है कि वो कृषक वर्ग से आते हैं, युवा चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरा है और इसकी काट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ढूंढनी है जो अब तक यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं दे पाई है। और पहले महाकौशल का ये जो प्रमुख लोकसभा सीट जबलपुर है ये कांग्रेस का गढ़ एक तरह से विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, बीते विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हुआ था। लेकिन 23 का जो चुनाव परिणाम आया उसमें जबलपुर की लोकसभा क्षेत्र की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उनमें से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई है। तो एक बड़ी चुनौती महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के सामने होगी। और उधर अगर हम बालाघाट सीट यानी महाकौशल की चौथी सीट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कांग्रेस को अपना प्रत्याशी नहीं मिला है और यहाँ भी कांग्रेस पार्टी जो है वो वापसी का इंतज़ार कर रही है। एक विश्वेश्वर भगत सन 91 में आखिरी बार सांसद चुने गए थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद से हार हासिल हुई है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर। और एक जो सिलसिला बनाकर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार किसी भी सांसद को रिपीट नहीं करती थी, तो वही सिलसिला इस बार भी कायम बीजेपी ने रखा है। और ढाल सिंह बिसेन अपने जो मौजूदा सांसद थे उनका टिकट काट के भारती पारदी को दिया है और जातिगत समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं। लेकिन इस यहाँ पर भी बालाघाट में भी कैंडिडेचर के तौर पर कांग्रेस के सामने एक चुनौती है और उसको देखना है कि क्या वो सीटें किस तरह का चेहरा देती है यहाँ पर। लेकिन महाकौशल की 4 सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर 4 में से 2 सीटें जो जबलपुर और बालाघाट है यहाँ पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों की तलाश है, जो कि तय है कि लगभग ये कहा जा रहा है कि 18 मार्च को जो सूची आएगी उसमें आ जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि महाकौशल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उसमें ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही महाकौशल की इन 4 सीटों जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में के लिए वोटिंग होगी। ज़बरदस्त जोर आजमाइश होगी और देखना होगा कि मिशन 29 जो बीजेपी लेकर चल रही है उसके मुकाबले किस तरह से यहाँ से पलटवार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाता है। चूंकि आंकड़ों को अगर हम देखें तो भले जबलपुर और बालाघाट में आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी मजबूत नज़र आती है, लेकिन छिंदवाड़ा और मंडला सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो डेटा है वो कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं और ऐसे में 50-50 का ये मुकाबला जो है चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में आगे कौन बढ़ता है। मध्य प्रदेश का जो दूसरा चरण होगा 26 अप्रैल को 7 सीटों पर इसमें वोटिंग है, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल सीटें। और तीसरे में 7 मई को 8 सीटें जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ हैं। मतलब दूसरे और तीसरे चरण में मध्य क्षेत्र की और बुंदेलखंड की सीटें इसमें शामिल दिखाई पड़ती हैं। हमारे साथ मध्य क्षेत्र से विवेक पटैया रिपोर्टर साथी जुड़े हुए। विवेक, आपके पास में आ रहे हैं, बताएं आप, दूसरा और तीसरा चरण इसमें सीटें बटी हुई दिखाई पड़ रही हैं, तैयारी को लेकर पूरा क्या खाका आप देख रहे हैं जमीन पर अभी है? देखिए मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये काफ़ी सत्ता के समीकरण के लिहाज से, सियासत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र इस मध्य क्षेत्र में है। सबसे बड़ा जो कह सकते हैं हम विदिशा, जो सबकी नज़र, पूरे देश की नज़र इस सीट पर रहती है और ये वो सीट है जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़े और सुषमा स्वराज भी यहाँ से चुनाव लड़ी और शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है। इस बार फिर बीजेपी ने 19 साल बाद शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से अभी कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, मैदान में नहीं उतारा है। तो विदिशा में जो चुनाव होना है वो 7 मई को होना है। इसके बाद हम पहुँचते हैं राजगढ़। राजगढ़ जो है वो मध्य क्षेत्र में आने वाली लोकसभा सीट है और राजगढ़ में मौजूदा सांसद रोडमल नागर को फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये भी एक तरह से चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो क्षेत्र है वो राजगढ़ क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। भोपाल पहुँचते हैं। भोपाल में भी जो है
7 मई को वोटिंग होगी और भोपाल पर सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि बड़े बड़े दिग्गजों को टिकट मिलेंगी, लेकिन पार्टी ने आलोक शर्मा जो पूर्व महापौर है उनको टिकट दिया बीजेपी ने, और कांग्रेस की तरफ से अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आलोक शर्मा अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी और मध्य क्षेत्र में आने वाली होशंगाबाद लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि होशंगाबाद लोकसभा सीट का कुछ हिस्सा महाकौशल यानी जो नरसिंहपुर है क्षेत्र है वो महाकौशल में भी आता है और बाकी मध्य में आता है। तो ऐसे में होशंगाबाद जो लोकसभा सीट है वो काफ़ी कह सकते हैं चर्चित सीट है और इस बार काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने के आसार होशंगाबाद में है, क्योंकि नया चेहरा है वहाँ पर बीजेपी से दर्शन चौधरी जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है, बिल्कुल नए प्रत्याशी के तौर पर उनको बीजेपी ने उतारा है और कांग्रेस से अभी तक कोई प्रत्याशी वहाँ पर सामने नहीं आया है। लेकिन दिलचस्प मुकाबले की स्थिति वहाँ पर बन रही है। 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होगा। इसके बाद हम पहुँचते हैं बैतूल, जो मध्य क्षेत्र में आने वाली लोकसभा है। बैतूल, हरदा और बैतूल जिले की 5 विधानसभा, हरदा जिले की 2 विधानसभा और 1 विधानसभा खंडवा की जो हरसूद है वो बैतूल लोकसभा में आती है और यहाँ पर भी 26 अप्रैल को यानी सेकंड फेज में वोटिंग होगी। तो जो मध्य क्षेत्र है, इस मध्य क्षेत्र में 5 लोकसभा है, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद और बैतूल। इन 5 लोकसभा के लिए जो है 2 चरणों में मतदान होना है। 26 अप्रैल को बैतूल और होशंगाबाद और उसके बाद शेष जो भोपाल, विदिशा और राजगढ़ है यहाँ पर 7 मई को मतदान होना है। हमारे साथ मालवा निमाड़ से रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं और ये चौथे चरण में ज़्यादातर इसमें तमाम सीटें दिखाई पड़ रही हैं। रवि आपके पास में आ रहे हैं, बताएं ज़रा मालवा निमाड़ चौथा चरण बताया जा रहा है कि चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोट है। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा। बताएं इन पर हाल। बिल्कुल, देखिए 13 मई को चौथे चरण में ये जो चुनाव होना है लोकसभा की सीटों के, ये 8 लोकसभा सीटें जो हैं वो मालवा निमाड़ की आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मालवा का गढ़ तो बीजेपी ने मजबूत करके रखा हुआ है, लेकिन निमाड़ क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा चुनाव के अगर नतीजों की हम बात कर लें तो उसमें जितनी मजबूती बीजेपी को चाहिए थी उतनी मजबूती बीजेपी को नहीं मिल पाएगी। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में सभा करके किया था, लेकिन उतनी सीटें नहीं मिल पाई, क्योंकि अगर हम रतलाम झाबुआ विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें कुल 8 विधानसभा सीटों में 5 जो है कांग्रेस ने जीती और 3 सीटें बीजेपी को मिल पाई थी। और ऐसा ही अगर हम बात कर लेते हैं धार की, तो धार में 4 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी और 3 सीट जो है वो बीजेपी के पास आई थी। चूंकि बीजेपी का फोकस जो है वो आदिवासी एसटी जो वोटर बैंक है उस पर खासा है और इसलिए इस बार सबसे बड़े जो 2 बदलाव किए गए हैं इन 8 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट तो घोषित कर दिए, लेकिन इसमें 2 बड़े बदलाव जो बीजेपी ने किए हैं वो किए हैं रतलाम झाबुआ सीट पर। रतलाम झाबुआ सीट के साथ में धार पे किए। धार में जहाँ पे छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को यहाँ पर टिकट दिया है, तो वहीं रतलाम झाबुआ सीट पर गुमान सिंह डामोर का टिकट काटा है और गुमान सिंह डामोर का टिकट यहाँ पर काटकर अनिल नागर सिंह चौहान जो है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है अनीता चौहान, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष वो लंबे समय से रही है और ये माना जा रहा है कि महिला वोटर बैंक को सीधे तौर पर साधने के लिए, एसटी वोटर बैंक को सीधे साधने के लिए इन 2 बड़े टिकट्स का जो है वो बदलाव किया गया है। और इस बार लोकसभा चुनाव में भी जब चुनाव के प्रमोशन की बात आएगी, जब बड़े नेताओं का दौरा आएगा, तो मैं आपको एक बात और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बड़े नेताओं के जो दौरे होंगे मालवा निमाड़ की सीटों पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2019 की बात कर लें तो 8 सीटें जीती थी, 14 में भी 8 सीटें जीती थी। क्लीन स्वीप जरूर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट जो आया तो निमाड़ की जो सीटें हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा टेंशन दिया है, क्योंकि जो उम्मीदें वो लेके चल रहे थे, भले ही 64 में से 48 सीटें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीती हों, लेकिन लोकसभा में ये जो सीटें उन्होंने हारी हैं, जो सीटों की उम्मीद उन्हें आदिवासी वोटर बैंक में थी, चाहे हम बात कर लें तो आदिवासी वोटर्स बैंक को रुझाने के लिए बड़ी योजनाएं जो है बीजेपी सरकार लेकर आई। टांटिया मामा भील को एक बड़ा उन्होंने बनाकर आदिवासियों के बीच में लेकर आए कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार कितना आदिवासियों के लिए काम कर रही है। पैसा एक्ट से लेकर तमाम सारे जो लुभावने मालवा के बारे में सारी जानकारी रवि दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ में
राजेश राज भी जुड़े हुए हैं और साथ में छत्तीसगढ़ के तमाम रिपोर्टर साथियों के साथ में बुंदेलखंड से ब्रजेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं राजेश के पास आपको लिए चलूंगा। राजेश, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, कार्यक्रम आ चुका है। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई है, पहले चरण में सिर्फ एक बस्तर लोकसभा सीट का इलेक्शन है। काफ़ी सेंसिटिव रहता है क्योंकि बस्तर का पूरा अंचल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। इस लिहाज से सिर्फ एक जगह पे है ताकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो और चुनाव निर्विरोध रूप से या निर्बाध रूप से वहाँ पर संपन्न हो सके, इसलिए सिर्फ एक सीट का है। दूसरा जो लगा हुआ चरण है, जो 19 के बाद 26 अप्रैल की जो घोषणा हुई है, उसमें 3 लोकसभा सीट है। वो भी कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर बस्तर से सटा हुआ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ही आता है। वो राजनांदगांव की बात हो या फिर कांकेर की बात हो, तो उसमें भी उसी लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से ही फिर इन 3 सीटों को शामिल किया गया है। उसके बाद जो तीसरे चरण का है 7 मई में, उसमें ये बाकी जितने 7 सीटें हैं उस पर चुनाव की घोषणा की तैयारी की गई है। अमूमन ऐसा ही चुनाव होता रहा है छत्तीसगढ़ में। रायपुर में मौजूद हूँ, राजधानी की बात कर ले तो रायपुर लोकसभा और महासमुंद लोकसभा सीट, ये 2 रायपुर संभाग की सीटें हैं। रायपुर की बात करें तो 1999 से लेकर के अब तक बीजेपी का परचम रहा है। यहां पे लगातार बीजेपी के सांसद जीतते आए हैं लोकसभा सीट पे। इस तरह से इसे कहें कि 25 सालों से ये सीट अभेद किला बन गया है बीजेपी के लिए और एक कीर्तिमान भी रहा है। अभी की बात करें तो राजेश हम आपके पास में लौटते हैं। फिलहाल स्टार जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका रुख कर रहे हैं और पहली प्रतिक्रिया लेने के लिए मौजूद हैं वे मंत्री जी के पास में। जी स्टार, आपके पास आ रहे हैं। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 चरणों में होना है, जिसमें पहला 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई। लखन देवांगन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के मंत्री भी हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली प्रतिक्रिया क्या है, किस प्रकार से 3 चरणों में दिया गया है? लोकतंत्र की चुनाव बहुत बड़ा त्यौहार है। प्रजातंत्र में जनता को अधिकार रहता है कि 5 साल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने अच्छे सरकार को चुनें। इसलिए प्रजातंत्र मजबूत ही होती है, लोकतंत्र व्यवस्था अच्छी होती है। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा जो आज घोषणा हुआ है तारीखों का, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होना है। हम तो आपके माध्यम से सम्मानी भाई बहनों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि चुनाव शांतिपूर्ण करें, किसी भी तरह से कहीं पर हुड़दंग न हो और बड़े शांति के साथ में चुनाव संपन्न हो और अपने लोकतंत्र व्यवस्था को हम लोग और मजबूत बनाएं, ऐसा हम काम करेंगे। चुनाव आयोग ने 4M पे फोकस किया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशंस। तो ये इसको किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है और निष्पक्ष चुनाव होना भी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होता है तभी हमारे जैसे कमज़ोर तबके के लोग चुनाव जीत सकते हैं, और नहीं तो धन बल और जन बल की लड़ाई होता है। मैं भी जहाँ से चुनाव लड़ के आया हूँ, जन बल और धन बल की लड़ाई थी। एक तरफ धन बल था, एक तरफ जन बल था। बाकी निर्वाचन आयोग कड़ाई के साथ धन बल को रोकना चाहती है, तो ये प्रजातंत्र की व्यवस्था में मजबूती आएगी। गरीब से गरीब व्यक्ति, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाले बेटा आज प्रधानमंत्री हैं, हमारे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय विष्णुदेव साय। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करेगा तभी सभी व्यक्तियों को अच्छा मौका मिलेगा और जनता अपना निष्पक्ष चुनाव कर पाएगा। अगर प्रलोभन के माध्यम से होता है तो जनता निष्पक्ष चुनाव नहीं कर पाता। और निर्वाचन आयोग को तो हम निवेदन करेंगे कि निष्पक्ष और चुनाव कराए, कड़ाई से कड़ाई व्यवस्था रखे। बीजेपी कितनी तैयार है इस चुनाव के लिए? बीजेपी तो पूरा 12 महीना जनता के बीच में रहती है, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। कार्यकर्ता हमारे सक्रिय रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में जाकर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, कभी भी जनता से दूरी नहीं रहता।
और हमेशा जनता चलिए के तो बीच में जाकर स्टार काम करते बातचीत हैं। करें लखनलाल देवांगन जी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में तमाम साथी जुड़ गए। राजेश से हमने बातचीत कर ली और जितेंद्र थवाइट भी इस वक्त हमको जुड़े दिख रहे हैं, अभिषेक सोनी हमको जुड़े दिख रहे हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे जितेंद्र आपका। जितेंद्र, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और बिलासपुर वाला जो पूरा हिस्सा है 7 मई तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, सरगुजा यहां वोट पड़ने हैं। बताएं तैयारियों को लेकर क्या प्लानिंग में कोई चेंज करेंगे दल अब इस प्लान के सामने आने के बाद कि 3 चरणों में वोट पड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं जिसमें तीसरे चरण में अगर कहें तो चुनाव होने हैं। बिलासपुर हो, कोरबा हो, सरगुजा, रायगढ़, तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, भाजपा ने जरूर इन तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी इसमें पीछे है। केवल कोरबा लोकसभा की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित हैं। कांग्रेस की तरफ से अब तक प्रत्याशी घोषित इन तमाम और बाकी जो लोकसभा हैं यहाँ पर नहीं हुई है। ये जरूर है कि भाजपा लगातार जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर जाकर, क्योंकि अभी से कहें तो उनकी जो तैयारियां हैं वो बहुत पहले से ही चल रही है और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में दिख रही है। अलग अलग तरीके से अगर कहें तो संगठन उनका एक्टिव है, वो तमाम बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में अगर कहें तो कांग्रेस में अभी स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है। जरूर है कि अब तारीखों का ऐलान हुआ है तो कांग्रेस भी अपनी चुनावी रणनीति पर आगे अब काम कर सकती है, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण यही होगा कि प्रत्याशी जब घोषित होंगे उसके बाद ही अगर कहें तो मैदानी स्तर पर, ग्राउंड पर कहें तो यहाँ पर पार्टियां जो हैं वो चुनाव के मैदान में नजर आएंगी। लेकिन अभी जो स्थिति है, तमाम महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इन लोकसभा क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि अधिकांश जो लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, केवल कोरबा लोकसभा में कांग्रेस के यहाँ पर सांसद रही है। ऐसे में तमाम जो बाकी लोकसभा है पहले से भाजपा के खाते में रहा और अब जब यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो गया है, इस बार भाजपा जरूर यहाँ पर फिर से कोशिश करेगी कि तमाम लोकसभा क्षेत्रों में फिर से वो अपने सांसद जिताकर लाए। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है, चाहे वो जांजगीर लोकसभा की बात करें, रायगढ़ लोकसभा की बात करें, सरगुजा की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो भाजपा के लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर भाजपा यहाँ पर आगे दिखती है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में है और कई दिग्गज भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है, क्योंकि रायगढ़ लोकसभा बात करें, सीएम का ये क्षेत्र रहा है। खुद विष्णुदेव साय पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही चूंकि सीएम का गृह जिला भी रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है, ऐसे में रायगढ़ लोकसभा की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जांजगीर लोकसभा जो लंबे समय से यहाँ पर भाजपा के कब्जे में है, कांग्रेस की कोशिश होगी कि कांग्रेस इन लोकसभा क्षेत्रों में, जांजगीर लोकसभा क्षेत्रों में इस बार बढ़त बनाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो परिणाम रहे हैं उसमें जांजगीर शक्ति तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके अधिकांश सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस ने जीत। सरगुजा से अभिषेक सोनी जुड़ गए हैं, आपके पास में जितेंद्र लौटेंगे, फिलहाल सरगुजा जा रहे हैं अभिषेक के पास में। अभिषेक बताएं, जो तीसरा चरण है 7 सीटें, मैदानी हिस्से का जो बड़ा इलाका जैसा जितेंद्र भी बता रहे थे उसमें आपका क्षेत्र भी शामिल है, बताएं वहां पर अब इस प्लान के बाद में, क्योंकि बीजेपी के सारे कैंडिडेट आ चुके हैं लेकिन कांग्रेस को अभी भी कई सीटों पर अपने दावेदार तय करने, दावेदारों में से उम्मीदवार सामने करने। निश्चित रूप से पुनीत जी, जिस तरह से तारीखों के ऐलान के बाद एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल तो पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। प्रशासनिक महकमा भी पूरी तरीके से सजग हो चुका है। जैसे ही आचार संहिता की घोषणा हुई, नगर निगम का अमला जो बैनर पोस्टर हैं उन्हें हटाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है और जिस तरह से कवायद होनी चाहिए आचार आदर्श संहिता की, उसको लेकर कवायद की जा रही है। सरगुजा जो लोकसभा क्षेत्र है वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ बनने के पहले की बात करें या छत्तीसगढ़ बनने के बाद की बात करें। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ से जो कांग्रेस है उसे विजयश्री हासिल नहीं हो सकी है। लगातार जो 4 बार जो सांसद रहे हैं वो भाजपा के रहे हैं और इस बार भी भाजपा ने चिंतामणि महाराज को अपना प्रत्याशी बना दिया है और चिंतामणि महाराज लगातार चुनाव कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। वो डोर टू डोर जाने की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है कि कार्यकर्ता गाँव चलो अभियान या दूसरे
अभियान के जरिए लोगों तक पहुंच सकें, मोदी सरकार की गारंटी, मोदी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि जो 400 पार का नारा है उसे भाजपा फतह करने में जो है वो कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति और तैयारियों की बात करें तो अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो सकी है। कौन वो नाम होगा जो सरगुजा लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनेगा, और उसको लेकर भी जो संशय है वो बना हुआ है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो चुनावी तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, और 8 की 8 विधानसभा जो सीटें हैं वो फिलहाल जो है वो भाजपा के पास हैं। ऐसे में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं, और उनका कहना है कि न सिर्फ इस बार भाजपा यहां से जीत दर्ज करेगी, बल्कि सारे रिकॉर्ड जो पिछली बार के बने हुए हैं उसे भी तोड़ेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि भले ही विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली हो, लेकिन उनकी तैयारी चल रही है, और जैसे ही नाम की घोषणा होगी, प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगी, प्रत्याशी अपनी तैयारी करेगा, लेकिन पार्टी जो है वो अपनी तैयारी में जुट गई है। कहा जा सकता है कि बेहद रोचक जंग हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि जो चिंतामणि महाराज हैं वो पहले कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और भाजपा का दामन थामा है, तो उसको लेकर भी लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर रही है। ऐसे में आने वाले जो जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, कहा जा सकता है कि जो चुनावी समर है वो बेहद रोचक होने वाला है। और कई सारे दिग्गज, चूंकि टी.एस. सिंहदेव इसी इलाके से आते हैं, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का भी ये इलाका है, जो शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह थे वो भी सरगुजा लोकसभा सीट से ही विधायक थे। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं उनकी भी साख दांव पर रहेगी कि जिस तरह से 4 लोकसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा को ही जीत मिली थी, और इस बार जो चुनौती है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। यही कहा जा सकता है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, और जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर जो बड़े नेताओं की जो उनके चुनाव प्रचार की जो कमान है वो भी सौंपने की तैयारी कर ली गई है। चुनाव प्रचार के लिए जब बड़े नेता पहुंचेंगे तो कार्यकर्ता उत्साहित रहेंगे, और उत्साहित कार्यकर्ताओं के जरिए जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत की तैयारी की बात कह रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बेहद रोचक मुकाबला होने वाला है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, और उसमें देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या 5वीं बार जो भाजपा है उसके सांसद जो चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचते हैं, या फिर जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वो जो जीत है, जो 4 बार की जीत मिल चुकी है भाजपा को, 5वीं जो जीत को रोक पाएगा, और क्या कांग्रेस को यहां से जीत दिला पाएगा। तो बीजेपी ने तो अभिषेक टारगेट बना रखा है सभी सीटों का, और जैसा आपने कहा कि हाई प्रोफाइल सीटें बन गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में आने के लिए कई जगहों पर उनके चेहरे अब तक सामने नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली गई है। एक बार और मैं अपने सहयोगी राजेश के पास में थोड़ी देर के लिए चलूंगा। राजेश, आपकी बात बीच में थोड़ी अधूरी रह गई थी। रायपुर संभाग और उसके अंतर्गत आसपास का पूरा इलाका जहां सारी की सारी पॉलिटिक्स का केंद्र दिखाई पड़ता है, वहां के लिहाज से अगर आप देखें पूरे मैदानी हिस्से में तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है चुनाव का। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए रायपुर संभाग में 2 लोकसभा सीट आती है, एक तो रायपुर और दूसरा महासमुंद। रायपुर की बात करें तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा है, जिसमें रायपुर की 4 विधानसभा सीटें उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ग्रामीण, इसके अलावा धरसीवा, आरंग, अभनपुर और एक होता है बलौदा बाजार। ये 8 विधानसभा सीटें मिलकर के रायपुर लोकसभा बनाती है। 8 के 8 विधानसभा सीट पिछले चुनाव में बीजेपी जीत करके आई है, और रायपुर लोकसभा सीट पिछले 30 सालों से लगातार बीजेपी जीतती आई है। इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस बार, और प्रत्याशी के तौर पे बृजमोहन अग्रवाल है जो काफी वरिष्ठ नेता है, काफी सालों से मंत्री है, 1991 से वो लगातार विधायक चुनते हुए आते आ रहे हैं, और जिनके लिए कहा जाता है कि राजनीति में चुनाव लड़ना वो चुनाव की तरह नहीं लड़ते बल्कि उत्सव की तरह लड़ते हैं, पूरी जोश और पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं। तो इस लिहाज से तमाम जो फैक्ट्स है, तमाम जो ट्रेंड्स है वो बीजेपी के पक्ष में है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के रूप में ये सीटें बीजेपी को प्रेफर कर रही है। लेकिन जब महासमुंद में आप जाते हैं तो वहां भी 8 विधानसभा है, 4 बीजेपी के पास है, 4 कांग्रेस के पास है विधानसभा चुनाव के हिसाब से, यानी पलड़ा 50-50 का है। ओबीसी 51% वहां पे वोटर है। दोनों ही कैंडिडेट, बीजेपी ने वहां से रूप कुमारी चौधरी को बनाया है, कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को बनाया है। दोनों ओबीसी से आते हैं, लेकिन एक जगह कांग्रेस सरप्लस हो जाती है साहू कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि यह परंपरागत रूप से
साहू क्षेत्र बाहुल क्षेत्र रहा है और यहां से साहू सांसद ही जीतते आए हैं 2005 के बाद, जबकि वहां पे अजीत जोगी जीते थे। तो एक दो फैक्टर्स पे कांग्रेस जरूर आगे लगती है, लेकिन राम, हिंदुत्व, मोदी का लहर और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर कि पिछले 3 टर्म से वहां पे लगातार बीजेपी जीतती आई है। ये कुछ तथ्य हैं जो बीजेपी को प्रमोट करते हैं, जो बीजेपी को स्ट्रॉन्ग। चलिए राजेश, अब आपके पास में और डिटेल के लिए पहुंचेंगे और अब तो विश्लेषण लगातार होना ही है हर एक सीट के ऊपर। फिलहाल नरेश मिश्रा बस्तर से हमारे साथ में जुड़ गए। पहले फेज में 19 अप्रैल को केवल एक सीट है छत्तीसगढ़ की जिस पर वोट पड़ने, और वो है बस्तर की सीट। बस्तर के बारे में हर बार की तरह अब की बार इलेक्शन कमीशन का भी पूरा जोर है, फोकस है, सुरक्षा, वहां फेयर इलेक्शन कराना, वहां प्रयास करना, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना, हर चीजें एक टास्क ही रही हैं। तैयारियों के लिहाज से बस्तर कितना तैयार? देखिए पुनीत, पूरी तरह से बस्तर में तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर कर ली गई हैं और जिस तरह से आप देखें नए कैंप खोले गए हों या सुरक्षा के लिहाज से भी जो तैयारियां की गई हैं वो काफ़ी पहले से ही चल रही थी। विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस बात पर पुलिस का और प्रशासन का जोर था कि बस्तर में नक्सल हिंसा को कम किया जाए। और अगर आज के दौरान भी अपेक्षाकृत घटनाएं कम हुई हैं, खासतौर पे चुनाव के दौरान जो पोलिंग पार्टी है या वोटिंग जब होती है तब। लेकिन अगर पिछले कुछ समय में देखें, अगर दिसंबर से लेकर आप अभी तक का आंकड़ा उठाएंगे तो सिलसिलेवार जो आम ग्रामीणों की, नेताओं की हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है। और शायद यही वजह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिर्फ बस्तर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सबसे पहले वोटिंग के लिए चुना गया है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का अतिरिक्त आवश्यकता होती है, विशेष डिप्लॉयमेंट होता है। और लोकसभा चुनाव के दौरान और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो अंदरूनी इलाकों तक भी विशेष तौर पर सुरक्षा के लिए तैनात की जाती हैं। तो इस दौरान क्योंकि चुनाव बस्तर में हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होते हैं और इस लिहाज से ही शायद पहले चरण में रखा गया है। इस बात की लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही थी कि नक्सल गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि केंद्र के साथ राज्य सरकार ने जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ सिलसिलेवार ऑपरेशन और माओवाद के खात्मे के लिए एक व्यापक रणनीति पर सिलसिलेवार बयान दिए हैं, उससे ये संभावना थी कि चुनाव के दौरान या ऐसे किसी भी मौके पर जिस वक्त माओवादी अपनी उपस्थिति ज़्यादा सशक्त तरीके से दिखा सकते हैं उसका वो इस्तेमाल करेंगे। इस लिहाज से बस्तर को सुरक्षित तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए पहले चरण में रखा। चलिए, तो इकलौती सीट पहले चरण में होगी और अब तीसरे चरण में एक सीट है रायगढ़, और रायगढ़ से मेरे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, बताएं स्थिति देखते हुए तीसरे चरण में अधिकांश सीटें 7 मई को जो तीसरा चरण होने वाला है, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में जो सीटें उनमें से आपका इलाका, आपका क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र रायगढ़ भी शामिल है। बताएं वहां तैयारियों को लेकर स्थिति। जी बिल्कुल, तीसरे चरण पे 7 मई को जो इलेक्शन होने वाले हैं, रायगढ़ लोकसभा सीट भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, क्योंकि बार बार हर इलेक्शन में जो जिस तरह से वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने की बात कही जाती है, और पिछले विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े इस क्षेत्र के आए हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं, लगभग 79% के आसपास इस क्षेत्र में वोटिंग हुई है। तो इस लिहाज से जिला प्रशासन इस बार ये उम्मीद कर रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि जब जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं वोट ऑफ परसेंटेज काफ़ी कम होता है। पिछले बार की बात करें 65% वोटिंग हुई थी। इस बार ये अंदाज लगाया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग की जा रही है तो वोट ऑफ परसेंटेज क्षेत्र का बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है ये, और 5 ब्लॉक है वो ट्राइबल हैं। तो इसलिए ट्राइबल ब्लॉकों में इलेक्शन कराना और सबसे ज़्यादा वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहती है। और इसी वजह से पिछले 1 साल से हम बात करें तो लगातार जो है जिला प्रशासन वोट ऑफ परसेंटेज को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, और वो असर जो है पिछले 3 महीने पहले जो इलेक्शन हुए थे उसका असर नजर आया। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में भी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा। और खासतौर पर इस क्षेत्र की मैं आपको बता दूं कि अब तक की स्थिति में लगभग 18 लाख जो मतदाता हैं वो इस लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करने वाले हैं। और इस बार भी इस सीट से महिला मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। 9,24,000 महिला मतदाता हैं जो कि मतदान करने वाले हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की बात करें तो लगभग 9,04,000 पुरुष मतदाता हैं वो मतदान करेंगे। 43 ट्रांसजेंडर कुल मिलाकर जितने बड़े, आपने सही बात की अविनाश, जितना बड़ा इलेक्शन हो
वहां पर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोकल बॉडीज में सीधे प्रत्याशियों का मतदाताओं के साथ कनेक्ट है। लेकिन यहां आयोग से लेकर पार्टियों को भी बहुत मेहनत करनी होगी, और जैसा आयोग ने बार बार कहा कि आप सब भी जाएं और वोट अवश्य आप करिएगा, क्योंकि ये उनके भारी 5 साल के और पिछले 2.5 साल के प्रयासों की तरफ एक पहला कंस्ट्रक्टिव कदम होगा और सही सरकार चुनने की तरफ होगा। आप सबको धन्यवाद, आप सबसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल ये पूरा चुनावी प्लान आ चुका है, एक एक डिटेल, हर पहलू पर विश्लेषण IANS 24 पर जारी।